हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ स्टार्टअप्स। इस पूरे यूनिट में हम देखेंगे कि को फाउंडर्स कौन क्या होते हैं, किस तरह स्टार्टअप्स को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के रखनी पड़ती है, जो स्टार्टअप है उसकी स्टेजेस क्या क्या रहती है, उसे फाइनेंसिंग किस किस स्टेज में लगती है, और किस तरीके से ये जो सिलिकॉन वैली है पूरा इसका इकोसिस्टम जो है उसमें इतने सारे स्टार्टअप कैसे बने, वो पूरा हम इस चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में हम पूरे क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। पहली चीज आती है को फाउंडर की। तो को फाउंडर कौन होता है? जैसे अभी आप देखोगे कि जो बंसल ब्रदर्स है, बंसल ब्रदर्स जो है उन्होंने स्नैपडील चालू करा। इन्होंने बिजनेस का आइडिया लिया, उसको रजिस्टर किया, बिजनेस को चालू किया, उसकी जो शुरू की सारी प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करा, कंपनी को रजिस्टर करा और आगे बढ़ाया कंपनी को। ये हुए उसके को फाउंडर्स, इन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, जिनने बिजनेस को बनाना चालू किया उसे प्रमोटर कहते हैं। वो एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसे ही प्रमोटर माना जाता है। इंडिया के अंदर जो प्रमोटर रहता है वही कंपनी का फर्स्ट सिग्नेटरी बनता है। वो साइन करता है किसी भी डीड के अंदर, वो बोलता है कि मैंने कोई भी चीज, उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि मैंने जो काम किया है वो सही किया है और कुछ भी इलीगल नहीं करा है। अगर कोई चीज गलत हुई तो उसको जेल में डालेंगे, उसको पेनलाइज करेंगे। अभी जो टाटा नैनो है उसके लिए कौन, उसका आइडिया किसको आया था? रतन टाटा जी को आया था। वो उसके प्रमोटर हो गए। तो प्रमोटर कौन होता है? जो किसी भी बिजनेस को चालू करता है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी भी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो भी एक प्रमोटर बन सकती है। हर एक प्रमोटर को फाउंडर नहीं होता, लेकिन हर एक को फाउंडर प्रमोटर होता ही होता है। ठीक है। देखो, ओके। अभी स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट जो होती है स्टार्टअप के अंदर वो बहुत जरूरी रहती है। बिना पैसे के आप कोई चीज नहीं कर सकते हो। इसके लिए स्टार्टअप के पास आइडिया होता है, किस तरीके से किसी चीज को करना है वो होता है। आपके पास पूरा सिस्टम मॉडल बना हुआ रहता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो जो ओनर है उसने जितना कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसके ऊपर जो आपको पैसा लग रहा है वो होता है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं, ताकि जो उन्होंने पैसा लगाया वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर सके किसी और सोर्स ऑफ फाइनेंस के कंपैरिजन में। सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें फंड रेजर इतनी आसानी से नहीं हो पाता, पैसे वो नहीं ले पाते हैं। पहले यूएसए के अंदर इक्विटी क्राउड फंडिंग होती थी, कि इक्विटी जो स्टार्टअप है वो अपने शेयर्स किसी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अपने शेयर जैसे ट्रेड होते हैं वैसे किसी लिस्ट कर देता था सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे। लेकिन उसमें बहुत सारी रेगुलेशंस होती थी। लेकिन आज की तारीख में आईपीओ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दूसरे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें इतनी कंप्लायंस नहीं करनी पड़ती, लिस्ट नहीं करना पड़ता, इतना सारा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट कोई पीरियोडिक डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का। बहुत सारे रिलैक्सेशन मिले हैं स्टार्टअप कंपनीज को, जैसे कि आपको बोर्ड रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो जनरल स्टेटमेंट अब आपको देने पड़ते हैं। एक रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। स्टार्टअप को इस चीज की रिवायत मिल गई या उनको रिलैक्सेशन मिल गया, ताकि उन पे लोड कम पड़े और वो बिजनेस में फोकस कर सके अर्ली स्टेज ऑफ इंसेप्शन पे। ठीक है। अभी इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो 2008 का ग्रेट रिसेशन हुआ था, उसके उसका मेन बेसिक कल्प्रिट, उसकी बेसिक गलती ये थी कि बहुत सारी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो गई थी अनरेगुलेटेड स्मॉल कंपनीज के द्वारा और स्मॉल कंपनीज के अंदर। इसके लिए यूएसए में एक रूल बना, सिक्योरिटीज एक्ट बना, और बाकी सारी बहुत सारी कंट्रीज ने भी उसको फॉलो करा, कि उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज का, जिसमें शेयर्स भी आते हैं स्टार्टअप कंपनीज के, क्योंकि वो भी अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। कोई कंपनी अपना काम शुरू करती है तो पहले ही थोड़ी शेयर्स को रजिस्टर कराती है, थोड़ा टाइम बाद रजिस्टर कराती है, जब अच्छा बिजनेस हो जाता है, बड़ा हो जाता है बिजनेस, तब रजिस्टर कराती है। तो इन्वेस्टमेंट का एडवर्टीजमेंट, शेयर्स का एडवर्टीजमेंट करना तो आपने रोक दिया ताकि फ्रॉड ना हो सके, लेकिन फिर स्टार्टअप वाले अपने पैसे लाएंगे कैसे? तो एक मॉडल बनाया गया, एक एक्सेलरेटर इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया गया, जिसमें एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उससे पीरियोडिक सिस्टमेटिक रिटर्न आता है। इसको कौन मैनेज करता है? ट्रेंड लोग इसको पूरा मैनेज करते हैं। और ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए पूरे प्रोसेस को, कि किस लेवल पे आपको सीड कैपिटल लगेगा, जो अर्ली अर्ली स्टेज का इन्वेस्टमेंट आपको जब लगता है, तो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, भाई इतना दिया तो इतना रिटर्न हमें मिल जाएगा। ये स्पेकुलेटिव नहीं है, ये मार्केट के रेट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो ये जो कॉम्बिनेटर बनाया गया, इसी मॉडल को पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से रेप्लिकेट करा गया। ये वाइड स्प्रेड हुआ, और इसका एक की ऑर्गेनाइजेशन था स्टार्टअप का इकोसिस्टम। एक जॉब्स एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ये सब हम यूएसए के एग्जांपल के ऊपर अभी हम देखते हैं। जंप स्टार्ट और बिजनेस स्टार्टअप एक्ट, ये 2013 में उनका इंप्लीमेंट हुआ, और इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उसके जो को फाउंडर या इन्वेस्टमेंट
प्रोमोटर्स हैं वो सॉलिसिट कर सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं पब्लिकली अपनी शेयर्स को, प्रोवाइडेड कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, वो पब्लिक से पैसे लेने के लिए ना हो, वो एक फिक्स्ड रेगुलेटेड सिस्टम के अंदर हो कि भाई हम स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, हम पब्लिक फंडिंग नहीं कर रहे, मार्केट फोर्सेस से सिक्योरिटीज का प्राइस कम या ज्यादा नहीं होगा, आपने पैसे दिया है आपको इतना इतना इस पे रिटर्न मिल जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, उस पर रिस्क कम होगी इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अलग अलग है, ज्यादातर कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि कई कंट्रीज में स्टार्टअप इन्वेस्टर से कितना पैसा ले सकते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट बताया हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर स्टार्टअप मैक्सिमम कितना अमाउंट ले सकते हैं, वो उनके पेड अप शेयर कैपिटल का एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के ऊपर अगर आपने पैसे लिया तो आप एक फुल फ्लेज प्राइवेट कंपनी मान लेंगे, और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो गए फुल फ्लेज तो फिर आपको सारे कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे, सेबी भी लगेगा आपके ऊपर, कंपनीज एक्ट के भी सारे रेगुलेशंस लगेंगे। तो अगर आपको स्टार्टअप का स्टेटस मेंटेन करना है, छोटी कंपनी उसके स्टेटस के फायदे आपको मेंटेन करने हैं, तो आपको एक लिमिट से कम इन्वेस्टमेंट लेनी है किसी भी इन्वेस्टर से इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट राउंड्स क्या होता है, कोई भी कंपनी जो रहती है, स्टार्टअप कंपनी रहती है, जब शुरू होती है तो उसके अलग अलग राउंड में रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला होता है सीड राउंड, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। ठीक है, सीड राउंड में क्या होता है, ये पहला राउंड होता है, यहाँ पे स्टार्टअप से शुरू ही हुआ रहता है, यहाँ पे अपना अर्ली फेज ऑफ एग्जीक्यूशन पे प्रोडक्ट अभी तक रेडी नहीं होता है। इसमें कौन आते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं जो इतने अर्ली स्टेज में काम करते हैं और ये बिजनेस के साथ हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फिर आता है सीरीज ए वाला राउंड, जिसमें क्या होता है, कंपनी का एक ट्रैक्शन बन चुका है, कंपनी का अच्छा खासा कस्टमर बेस है और थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू भी आ रहा है। इस केस में वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के साथ साथ। फिर सीरीज बी सी डी में क्या होता है, सीरीज बी में इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कर देती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे। फिर सीरीज सी में वेंचर कैपिटल फर्म्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स आ जाती हैं। फिर सीरीज डी में इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लगती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सोर्सेज से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, ऑनलाइन भी आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। ये जो एग्जांपल है, हम यूएसए का वापस देखने वाले हैं। यूएसए का क्यों देखेंगे, क्योंकि यूएसए में ये पूरी चीज हो चुकी है, इंडिया में इस वक्त ये चीज हो रही है अभी, और अभी से 10 साल में ये सारी चीजें इंडिया के अंदर भी होंगी, और जब ये चीजें हो जाएंगी तो उस पर फिर हम केस स्टडीज देखेंगे क्या हुआ क्या सही नहीं हुआ। इंडिया के अंदर भी अभी शार्क टैंक इंडिया चल रहा है, ये फाइनेंस लेने का, स्टार्टअप्स को फंड करने का ही तरीका है, स्टार्टअप को फंड्स करने का ही एक प्लेटफॉर्म है शार्क टैंक। और बहुत सारे ऑनलाइन फंड्स जनरेट करने के भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो अभी रेगुलेटेड नहीं है, वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो उतने पॉपुलर नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हो रही है इंडिया के अंदर। इसलिए जो स्टेब्लिश मार्केट है हम उससे देखने वाले हैं। तो इन्वेस्टिंग ऑनलाइन में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है 2010 में, प्रो फाउंडर नाम से एक प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे आप जा सकते हो और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ले सकते हो पब्लिक से, लेकिन उसमें रेगुलेटरी रीजंस की वजह से वो इवेंचुअली बंद हो गया। लेकिन इसकी वजह से पॉजिटिव प्रोग्रेस देखी गई क्राउड फंडिंग में। फिर बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे कि सीड इन्वेस्ट, सर्कल अप, यूएसए में आ गए। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। इससे दो मेन चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैपिटल कैसे मिले, और जो इनका टाइम गैप है, हर एक राउंड जो हमने ऊपर राउंड्स देखे अलग अलग, तो वो 4 राउंड जल्दी से क्लोज कैसे, वो क्लोज हो, जल्दी से पैसे मिले, हम काम करना चालू करें। पहले वो अगला बंदा इंटरव्यू लिए ही जा रहा है, चेक किए ही जा रहा है, पैसे लगाने से पहले कोई भी 10 बार सोचता है, तो स्टार्टअप का टाइम बहुत वेस्ट होता था। उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और स्टार्टअप्स काम करने लगे और इवेंचुअली सक्सेसफुल भी होने लगे। फिर इंटरनल स्टार्टअप क्या होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वेल डिफाइंड प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो अपने इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरनल स्टार्टअप करती है, अपने पूरे बिजनेस में से एक अलग डिवीजन बना देती है जो एक स्पेसिफिक काम ही करता है। एग्जांपल, बेल कॉर्पोरेशन एंड टारगेट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक बेल लैब्स बना के अलग एक बिजनेस बना दिया जो कि सिर्फ रिसर्च में काम करता है, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो सिर्फ एक काम करता है, जो अपने बिजनेस से अलग कर दिया वो उसी चीज में स्पेसिफाई करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 3 डिग्रीज बना दिया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, वो अलग बना दिया था, माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा बिजनेस था उसे अलग कर दिया था, वो उसका ही पार्ट था लेकिन अलग कर दिया था उसको। फिर रीस्टार्टर्स क्या होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो चल नहीं पाए, जो फेल हो गए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो थोड़े टाइम के बाद सेम सेक्टर में सेम एक्टिविटी में आते हैं और उनका चांस अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने का बढ़ जाता है। कब उनका इन्वेस्टमेंट वापस प्रॉफिटेबल या वापस सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ता है, जब इन्वेस्टमेंट का या स्टार्टअप का इकोसिस्टम अच्छा होता है। यूएसए में सिस्टम अच्छा है तो यूजुअली रीस्टार्टर्स सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बाकी यूरोप में, इंडिया के अंदर हमने देखा है कि जो बड़े फेलियर्स होते हैं उसके बाद वापस लोग यूजुअली नहीं आ पाते।
लेकिन आज की तारीख में इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, जो ओनर है वो आगे ना बिजनेस चलता रह सकता है अगर बड़ा बिजनेस है तो। नाउ ट्रेंड्स एंड ऑब्स्टेकल्स, जो कंपनी की वैल्यू रहती है, देखो जो स्टार्टअप्स रहते हैं ना वो यूजुअली कोई नई नई चीज को लेके आते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं, नया मॉडल लाते हैं, नया तरीका लेके आते हैं किसी भी चीज को करने का। तो उनकी जो मेन वैल्यू रहती है वो इस आइडिया पे बेस्ड रहती है। इसके लिए उनको उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारे सोच का नतीजा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसको कॉपीराइट करा के रखना पड़ता है, ताला लगा के अपने पास रख लिया कि इसको हम ही यूज करेंगे इस तरीके को और कोई यूज नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, वो अपनी वैल्यू को सेव करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना के रख लें। अमेरिका में 75% ऑफ द वैल्यू जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है ज्यादातर। 100% ऑफ द स्टार्टअप कंपनी जो है उनकी वैल्यू इन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आती है। और खासकर जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप है उनको अपने असेट्स को जितना जल्दी हो सके प्रोटेक्ट करना शुरू करना है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, गूगल। उसने नई नई चीजें करी, अलग अलग सोल्यूशन निकाले और फिर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया कि भाई इस तरीके से अब कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने इसको कॉपीराइट करा लिया, अब इसे कोई और नहीं कर सकता है। ज्यादातर लेकिन स्टार्टअप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो फंडिंग है वो खत्म हो जाता है, वो अगले राउंड की इन्वेस्टमेंट ले नहीं पाते हैं और प्रॉफिटेबल होते नहीं, उसके पहले बहुत स्टाफ लगा लेते हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट करना चालू कर देते हैं, उनका पैसा सारा खत्म हो जाता है। फिर इवेंचुअली इंप्लॉयज को आप पैसा नहीं दे पाते हो तो वो छोड़ के चले जाते हैं। इस केस में इन स्टार्टअप को दूसरी कंपनीज खरीद लेती हैं और जब वो खरीदती हैं तो इतना ऐसे छोड़ती हैं कि जो जो एम्प्लॉयज जा रहे हैं उनको उनका पैसा भी नहीं दे पाता स्टार्टअप। जब पूरा सब लोग निकल जाते हैं, पूरा स्टार्टअप खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको खरीद लेते हैं एकदम कम प्राइस पे। गाना डॉट कॉम करके आपने एक नाम सुना होगा, बस बजना चाहिए गाना, उसको इतने कम प्राइस में खरीदा है जिसको आप पूछने कुछ लाख में वो पूरे इतना उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना कुछ हुआ, उसको खरीद लिया आज की तारीख में क्योंकि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ठीक है, अभी जो स्टार्टअप्स हैं वो कई टाइप सारे टाइप के बिजनेसेस में होते हैं, लेकिन इंटरनेट बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं ये हमने देखा है कि कई सारे बने हैं इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। उसमें दो टाइप के होते हैं कि कई सारे जो होते हैं वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंडिया में जियो आया, एयरटेल कर ही रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड काफी सालों से। और दूसरे होते हैं जो इंटरनेट को यूज करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजोन है, मिंत्रा है, जीवा है, ये इंटरनेट को यूज करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमने देखा था एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का, सिलिकॉन वैली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये शुरू कैसे हुआ, हर चीज का एक स्पार्क होता है, एक्सप्लोसिव बूम का एक स्पार्क होता है, एक शुरुआती पॉइंट होता है जिससे वो चीज और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो सिलिकॉन स्टार्टअप शुरू कैसे हुआ, एक पर्सनल डिस्प्यूट हुआ। एक कंपनी थी शॉकले सेमीकंडक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। शॉकले सेमीकंडक्टर्स, विलियम शॉकले की, ये नोबेल लॉरिएट हैं, को इन्वेंटर हैं, बहुत ट्रांजिस्टर बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते थी इनकी कंपनीज। तो इनके जो एम्प्लॉयज हैं इन्होंने इनकी कंपनी से निकले और अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। सारे एम्प्लॉयज ज्यादातर एम्प्लॉयज वहां चले गए और अपनी कंपनी चालू कर दी। इन उस पर केस कर दिया कि तुम तो मेरी जो मैं करता हूँ वही काम तुम कर रहे हो। कोर्ट ने बोला कि देखो अब तो कंपनी से निकल गए और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप उनको रोक दोगे कोई चीज करने से, या तो आप उनको पैसे दो वो चीज नहीं करने के, नहीं माने। तो फिर जो फेयर चाइल्ड है कुछ साल तक उसने काम करा और फिर वो बिजनेस बड़ा हो गया, फिर उसमें से लोग निकल गए और उन्होंने अपनी अपनी कंपनी चालू कर दी। अब क्योंकि पहले केस हो चुका था तो फेयर चाइल्ड इनको भी नहीं रोक पाया, तो ज्यादातर जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज थे वो निकल गए। इसके लिए जो आप देखते हो डायरेक्टर्स लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत पैसा देती है कंपनी ताकि वो कहीं और ना चले जाए, क्योंकि उनको बिजनेस का सब कुछ पता होता है, बिजनेस कैसे रन करना है, उसको कैसे शुरू करना है, किस लेवल पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ पता होता है इन एंड आउट। इसलिए उनको बहुत पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपना खुद का बिजनेस ना चालू कर लें। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहा कि शॉकले से निकले, फायर चाइल्ड में आए, फायर चाइल्ड से फिर और बिजनेस, फिर जो निकला उसने अपना बिजनेस, फिर जो उसमें से और लोग निकले उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया, और बेहतर प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और नए तरीके के प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से इनोवेशन स्टार्टअप होता रहा। तो 20 साल के टाइम में जो शॉकले मेन कंपनी थी उसके 8 एम्प्लॉइज जो थे उन्होंने 65 नई बिजनेस बनाए और ये चलता रहा। इस तरीके से सिलिकॉन जो है वो पूरा स्टार्टअप हब बन गया और नए नए बिजनेस, नए नए तरीके करने के बनते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग था। जो लोग कहते हैं कि जो स्टार्टअप है उनको और होना चाहिए, उनको एक कम्युनिटी बनाने की जरूरत है। आज की तारीख में क्या हो रहा है, इन्हीं स्टार्टअप को किस तरह यूज करा जा रहा है कि जो स्टार्टअप पहले थे और वो इवेंचुअली फ्लॉप हो गए, इवेंचुअली खत्म हो गए, उनके असेट को कम प्राइस पे खरीद ले रहे हैं और उसे कहते हैं पेटेंट ट्रोल। और जो कंपनीज उनको इन्फ्रिंज कर रही है तो वो बिजनेस बंद हो चुका है, तो कंपनी तो उस तरीके को यूज कर ही सकती है दूसरी, क्योंकि उसको कोई एनफोर्स करने वाला ही नहीं है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है।
तो उस पुराने पेटेंट को खरीद के इन्फ्रिंज करके जो कंपनी अभी उसको यूज कर रही है उनसे पैसे ले सकते हो, उनसे आप रॉयल्टी क्लेम कर सकते हो, रॉयल्टी डिमांड कर सकते हो। ये भी नई चीजें हो रही हैं। तो किसी भी स्टार्टअप को जो भी आपका नया तरीका है, जो भी नया सोल्यूशन है, उसमें तुरंत आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उसका कॉपीराइट बना के रखना है। और अगर आप अपने बिजनेस को छोड़ रहे हो तो आप उस कॉपीराइट को किसी और को बेच भी सकते हो, तो जहां से आपने छोड़ा वो वहीं से या तो उस बिजनेस को चालू कर देगा या फिर किसी और को वो आइडिया बेच देगा ताकि वो उससे रॉयल्टी ले सके, एंड योर वर्क विल कंटिन्यू। स्टार्टअप होता रहेगा, नई चीज आती रहेगी। दिस वाज द चैप्टर। ये पूरी प्लेलिस्ट इसी के साथ बिजनेस एथिक्स खत्म हुई एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स, एथिकल थॉट्स क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग में मोरल रीजनिंग, वर्कर्स इंडिविजुअल्स उनके morals, environmental ethics, Indian thoughts and business, social sustainability, corporate governance की theories और अलग अलग मॉडल्स, CSR corporate social responsibility section 135, corporate governance क्या होता है, एंड एट द एंड स्टार्टअप, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है स्टार्टअप वो क्या होता है, वो हम सब ने पूरा हमने डिटेल में देखा है। आई होप आपको पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से समझ में आई होगी। टेक केयर, लेगेसी विल बी बैक, बेस्ट ऑफ लक। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये चैनल